नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं आप सबके लिए। नववर्ष मंगलमय हो, शुभ हो, आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और नए साल का ये जो पहला कार्यक्रम है, हम हमारे बेहद खास दोस्त के साथ शुरू कर रहे हैं, जिनकी हिंदुस्तान की राजनीति पर, पत्रकारिता पर, समाज पर गहरी पकड़ है। और सबसे बड़ी बात है कि ईमानदारी से, साफगोई से, साफ साफ दमदार तरीके से बात करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार तो हैं ही, नाम आपने पहचाना हुआ है, सुना हुआ है, चेहरा है, देखा हुआ है। बहुत सारे लोग उनसे घबराते भी हैं इतनी साफगोई की वजह से, लेकिन हमारे लिए बहुत प्रिय हैं शीतल पी सिंह साहब। तो हमने कहा कि नए साल का पहला कार्यक्रम शीतल साहब के साथ शुरू किया जाए, ताकि साफ साफ बात हो। और एक एजेंडा भी तय हो कि लोगों को साफ साफ बात सुननी समझनी चाहिए। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है, नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको भी शुभकामनाएं। आपको भी, परिवार को और आपके सारे दर्शकों, पाठकों, सबको। जी जी सर। तो सर, हम समझना चाहते हैं, अभी 26 तो शुरू हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे। 2025 को आप सामाजिक और राजनीतिक तौर पर कैसे देख रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, या उसको समराइज करेंगे तो क्या बात होगी? देखिए, 2025 एक उथल पुथल वाला दौर रहा। उथल पुथल इस तरह से कि 2024 में जो लोकसभा के नतीजे आए थे, उससे ऐसा लग रहा था कि जो वर्तमान डिस्पेंसेशन है उसको कुछ कठिनाइयां हुई हैं और उनकी संख्या घटी थी। दूसरी ओर से लोगों की संख्या बढ़ी थी, उत्साह बढ़ा था। उसके बाद लेकिन उन्होंने अपने अध्यवसाय से, और जो उन पर आरोप है अगर उन सबको भी सच मान लें, उस सब के तहत उन्होंने राज्यों के चुनाव में असाधारण सफलता हासिल की। जिन राज्यों में लोकसभा में उनका प्रदर्शन साफ साफ नजर आ रहा था कि पीछे था, जैसे महाराष्ट्र में तो सीधे सीधे पीछे था, वहां उन्होंने चुनाव जीता। हरियाणा में बराबर पे थे लेकिन वो आराम से जीत गए, और फिर बिहार में उन्होंने हरा दिया जहां वो आगे थे। तो इसके बाद अब वो बंगाल की ओर अग्रसर है। तो इस सब ने एक राजनीतिक रूप से एक दूसरा परिदृश्य उपस्थित किया कि जो 2024 लोकसभा में नतीजा आया था वो कोई स्थायी भाव नहीं है, और उसमें परिवर्तन किया जा सकता है और अपने पक्ष में किया जा सकता है। एक तो उसमें ये सामने आया। दूसरा ये आया कि इस क्रम में उनके ऊपर आरोप बहुत गंभीर रूप से लगाए गए विपक्ष की ओर से। राहुल गांधी ने इसका बीड़ा उठाया और उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के जरिए अपने तर्क को, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि ये चुनाव रिग किए जा रहे हैं और इसमें चुनाव आयोग शामिल है, और जो चुनाव आयोग से संबंधित 23 में कानून बना था उस सबको उन्होंने लेते हुए एक बड़ा स्पेक्ट्रम उन्होंने आरोप का खड़ा किया, और वो उस पर अभी अड़े हुए हैं। ये और बात है कि इंडिया गठबंधन के बहुत सारे जो दूसरे घटक दल हैं, उनकी ओर से उस उत्साह से इस मुद्दे पर सक्रियता नहीं मिलती है, और धीरे धीरे उनमें एक दूसरी तरह का वातावरण है। हार जाने के बाद जैसे लालू जी की पार्टी है, वो उसका अता पता ही नहीं है। जो उसके कर्ता धर्ता है तेजस्वी यादव, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो इंग्लैंड में है पत्नी समेत, और उनके प्रवक्ता वगैरह तो आते हैं चैनलों पर, लेकिन उस पार्टी को ऐसी स्थिति में किस तरह से क्या सक्रिय होना चाहिए, क्या उन्होंने उस चुनाव का कोई अध्ययन करके कोई रिपोर्ट वगैरह प्रस्तुत की, क्यों हारे, क्या हुआ, ये सब चीजें नदारद हैं। तो एक तो ये स्थिति है। दूसरी ये है कि इन लगातार सफलताओं से, अब बंगाल का चुनाव इस साल होगा, अब नए साल में हम लोग जब प्रवेश कर गए हैं, तो इस साल बंगाल के चुनाव में भी अगर ये क्रम जारी रहता है तो देश में एक बड़े उलटफेर की स्थापना, जो वैसे तो हो चुकी है, लेकिन उसको एक मुहर मिल जाएगी कि अब ये अजेय हैं और इनसे अब एक आध जगह कोई अपवाद में बच सकता है, वरना एक अजेय राजनीतिक परिस्थिति है जो लंबे समय तक चल सकती है। तो क्या हमारे देश के विपक्षी दल उस लंबे समय के लिए अपनी कदकाठी और संगठनों के साथ, साधनों, संगठनों और कदकाठी के साथ तैयार हैं मुकाबला करते रहने के लिए, या उनमें से ज्यादातर जो है ओवैसी साहब की पार्टी की तरह या मायावती जी की पार्टी की तरह, या बहुत सी ऐसी पार्टियां जो एनडीए की साझीदार हैं और धीरे धीरे उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो समाप्त हो रही हैं, उस दशा को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये एक दृश्य हमें 2026 में देखने को मिलेगा। ये तो राजनीतिक और चुनावी दृश्य है, लेकिन एक दूसरा दृश्य भी है। दूसरा दृश्य ये है कि जी
आप कुछ कह रहे हैं जी? नहीं, मैं इसी पर एक छोटा सा सवाल मैं समझना चाहता हूँ राजनीतिक परिदृश्य पर, जो जी, आपने 2000 बहुत ठीक से उसको समझाया है। जी, लेकिन इसमें जो आपने कहा कि अजय जैसे दिख रहे हैं, तो 2024 के नतीजों के बाद 2025 में जो नतीजे आए, क्या आप इसको भारतीय जनता पार्टी का बाउंस बैक मानते हैं, या फिर वोट चोरी का जो राहुल जी आरोप लगा रहे हैं वो एक बड़ा कारण है? और तीसरी बात मैं इसमें समझना चाहता हूँ कि जो पार्टियां हार रही हैं, जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी हारे, आप पार्टी तो पार्टी सीन से गायब हो गई। अभी यहाँ पर तेजस्वी जी का भी आपने जिक्र किया, तो वो भी एक तरह से सीन से गायब है। तो ये स्थिति क्यों दिखाई दे रही है विपक्षी पार्टियों को? पहले से ही ममता जो मायावती जी है वो गायब ही हैं सीन से। ऐसा तो नहीं होता, तो चुनाव हारना जीतना तो चलता रहता है, और भारतीय जनता पार्टी जिन क्षेत्रों से चुनाव हारती है वहां से सीन से गायब नहीं होती। तो देखिए, इसको क्या? दिल्ली में तो उस तरह से वो गायब नहीं है जैसे राजद गायब है बिहार में। दिल्ली में उन्होंने ये है कि केजरीवाल गायब है। हाँ, केजरीवाल उस पराजय का सामना नहीं कर सके और सामने आकर उसके लिए कोई बात नहीं कर सके। तो जी, केजरीवाल तो गायब है, यहाँ से वो पंजाब चले गए और वो पंजाब में ही इस समय डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर के तौर पे सक्रिय है और वहां से उनके बारे में नकारात्मक खबरें उनकी एक सांसद जो राज्यसभा में है विभिन्न ट्वीट्स के जरिए देती रहती हैं, जिसमें उनके कार्यकलापों की नकारात्मक सूचनाएं हमारे पास आती हैं। हाँ, राजद की ओर से उस तरह से हम सक्रियता नहीं पा रहे हैं और क्योंकि उनमें कोई वैकल्पिक ये नहीं है कि उनके परिवार के अलावा कोई उसका वैकल्पिक लीडर हो सकता है और जो उसका जैसे यहाँ पर केजरीवाल की जगह सौरभ भारद्वाज लीड कर रहे हैं और वो लगातार इस सरकार के चीजों का पर्दाफाश कर रहे हैं। हालांकि ये है कि सोशल मीडिया के अलावा उनको कवरेज उस तरह से नहीं मिल रहा है, इसलिए वो नजर आते हैं कि वो मतलब सक्रिय नहीं है, लेकिन वो सक्रिय हैं, कम से कम उनके मामले में तो ये कहा जा सकता है। लेकिन एक और इस दौर में जो डेवलपमेंट है वो ये है कि चूंकि जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो जिस तरह से खबरों का चयन करता है, विषयों का चयन करता है, कैंपेन्स तैयार करता है, उसमें विपक्ष के लिए स्पेस नहीं रह जाता। जैसे जो कुछ यहाँ आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं, जो लगातार कर रहे हैं, करते हुए हर चीज में उनके खिलाफ एफआईआर तक हो रही है। तो जब एफआईआर वगैरह उनके खिलाफ हो जाती है तो वो तो खबर में या टिकर पे आ जाती है, लेकिन जिन कामों की वजह से वो एफआईआर तक मामला पहुंचता है उसकी खबर कभी नहीं आती। और अब वो विज्ञापन देके अपना अपने बारे में खबर ला नहीं सकते। जब सरकार में थे तो विज्ञापन देते थे तो उनका भी कवरेज हो जाता था। अब कवरेज न होने से वो अनुपस्थित दिखते हैं, लेकिन वो सक्रिय है। दिल्ली में तो मैं जानता हूँ, चूंकि बहुत सारा उनका सोशल मीडिया के कॉन्टेक्ट जो है वो मुझे भी अटैच करके भेजते रहते हैं, तो उससे मैं उनकी सक्रियता को देख पा रहा हूँ। तो वो तो है यहाँ, लेकिन ये सक्रियता मुझे बिहार में जी हाँ, लालू यादव जी की पार्टी की ओर से नहीं दिखती। और जो उनके पुत्र हैं, जो वहाँ के नेता ही हैं राजद के, तो लालू जी तो बीमार रहते हैं। तेजस्वी यादव के बारे में ये है कि वो सपत्नीक बाहर गए हैं। बाहर बहुत लोग जाते हैं, लेकिन बाहर भी लोग राजनीतिक रूप से सक्रिय मिलते हैं और चीजों में हस्तक्षेप करते हुए मिलते हैं। बल्कि बाहर जाने पे तो ज्यादा खबरें बनती हैं, लेकिन उनके मामले में वो खबर भी नहीं है। तो इसलिए मैंने उनके बारे में ये कहा। और जहां तक इनका आपका मामला है, आप तो सक्रिय हैं, तो ये हो गया। बाहर जाने के दूसरी मामले में कहा कि बाहर जाने में ज्यादा खबरें बनती हैं, तो आप किस वजह से ये बात कर रहे हैं? क्या राहुल जी को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि राहुल जी जब भी जाहिर है, बाहर जाते हैं ज्यादा खबरें बिल्कुल बनती बिल्कुल, राहुल जी जब बाहर जाते हैं तो पीछे पीछे हम खबरों खबरों के साथ पहुंचते हैं और कहा उन्होंने क्या कहा, कहाँ वो गए, किससे मिले, किससे नहीं मिले। कई बार अगर यहाँ खबर नहीं बन रही होती तो वो लोग खुद ही खबर बना लेते हैं। सैम पित्रोदा साहब कह देते हैं कि दूतावास हमारी जासूसी कर रहा है, दूतावासों के जरिए हमारा पीछा कराया जा रहा है। तो अब ये सब दोनों तरफ की आप कह सकते हैं कि खबरों के लिहाज से, हालांकि वो शब्द हम लोग कहाँ कॉमन उसमें प्रयोग नहीं करते, लेकिन चलो उसको टेस्टी कह लेते हैं। दूसरे वो लोग तो दूसरा शब्द कहते हैं। तो टेस्टी खबरें जो हैं वो आती रहती हैं चारों तरफ से। अंग्रेजी वाले तो इससे आगे वाला शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जी उनकी खबरें तो हमेशा आती रहती हैं बाहर जाने पे, बल्कि ज्यादा आती हैं, यहाँ रहने पे कुछ कम हो जाती है। लेकिन ये सुविधा जो है राजद के जो सरगना है उनको नहीं प्राप्त है, ऐसा जी लग रहा है जी। चलिए, आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो करें, नहीं तो राहुल जी पर एक बात और समझना चाहता हूँ मैं कि राहुल जी को लेकर बड़ी भूमिकाएं, क्योंकि वो बड़े एक्टिव रहे कायदे से, आप कहें जो भी जी, उनको स्पेस नहीं मिल रहा, लेकिन जो इंडिया ब्लॉक है वो क्यों नहीं राहुल गांधी के साथ खड़ा दिखाई देता?
मोटे तौर पर मतलब देखिए, आप कुछ जगह पर वो संसद में खड़े हो जाते हैं, कभी खड़े होते हैं, कभी नहीं खड़े होते। जैसे वोट चोरी को ही लेकर आपने बोला कि उनके साथ नहीं दिखते, ऐसा क्या वजह? क्या राहुल जी को इश्यूज पर कोई समझ का फर्क है, या जो इंडिया ब्लॉक के लोग हैं वो उनके साथ कंफर्टेबल नहीं होते उनके इश्यूज पर? देखिए, मुझे जो परिदृश्य दिख रहा है वो 26 में भले न पूरा हो, 27 के बाद तो इस देश में राजनीतिक दल बहुत सारे हम उनको बिल्कुल निष्प्रभावी पाएंगे। या तो वो उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जैसे मायावती जी का दल है, या वो बहुत ही छोटे किसी कॉर्नर में किसी कारण विशेष से उपस्थित मिलेंगे जैसे ओवैसी जी का दल है, या वो एनडीए के पार्टनर के रूप में मिलेंगे, और या वो अंतिम सांसें गिन रहे होंगे। 27 तक काफी विधानसभाओं के चुनाव 26-27 में होने हैं और बहुत प्रमुख प्रमुख हैं, तो उस समय तक मुझे लगता है कि ये परिदृश्य साफ हो जाएगा। और अगर गांधी परिवार टिका रहा जैसे वो आज टिका हुआ है, अपने जो भी उसका स्थिति है जैसी भी है, तो विपक्ष के नाम पे फिर वैसे भी इस समय और कोई दिखाई नहीं देता। विपक्ष के नाम पर अब राहुल गांधी ही दिखते हैं, चाहे उनको पप्पू कहा जाए, चाहे उनको मूर्ख कहा जाए, चाहे कह रहे उनको हैं फेल राजनेता कहा जाए, चाहे उनके पीछे एक लिस्ट लगाई जाए कि कितने चुनाव हार चुके हैं। हम सारी नकारात्मक चीजों का बंडल उनके पीछे भले लाद दें, लेकिन जो दिखाई देते हैं या जिनको यूं कह सकते हैं कि जिनके अस्तित्व को सत्तारूढ़ दल स्वीकार कर पाता है, बाकी किसी का तो जिक्र भी नहीं करते। सत्तारूढ़ दल के लोग अब समझ गए हैं कि बाकी किसी का कोई मायने नहीं है। वो कभी मायावती जी का नाम नहीं लेते, वो कभी अब लालू यादव जी के परिवार का भी बिहार चुनाव खत्म हो गया, उनका नाम खत्म है। उत्तर प्रदेश चुनाव आएगा तो अखिलेश जी का नाम ले लेंगे, वरना वो राष्ट्रीय पर या लेफ्ट वगैरह का तो कभी कोई जिक्र होने का प्रश्न ही नहीं है। तो वो लोग हैं भी नहीं किसी हैसियत में। तो बचते हैं एक तमिलनाडु के डीएम के, तो अपने रीजनल मामलों में उनका जिक्र आता है, नेशनल मामले में उनका भी जिक्र नहीं आता। तो मुझे ये लगता है कि विपक्ष के नाम पर अगर ये गांधी परिवार सामने रहता है, तो इसके बावजूद कि इनके तमाम सत्रप भी छोड़ के इनको जा सकते हैं आने वाले दिनों में, न सिर्फ विपक्षी पार्टियां छीण हो जाएंगी, मुझे लगता है कांग्रेस के भी पुराने बहुत सारे नेता जो हैं या तो वो शशि थरूर के स्वरूप में बदल जाएंगे, और या फिर वो पार्टी से बाहर हो जाएंगे, और सिर्फ परिवार बचेगा और उनके मुद्दे बचेंगे अगर वो उस पर स्टिक करते हैं। तो ऐसा कुछ परिदृश्य मुझे आने वाले इस वर्ष और अगले वर्ष में ऐसा मुझे लग रहा है। तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि मैं यदि 2024 के चुनावों को दूसरे तरीके से भी देखता हूं, भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हुआ सबसे ज्यादा, 303 से 240 पर आ गए। लेकिन यदि पॉजिटिव साइड देखें तो राहुल गांधी सबसे ज्यादा बेहतर तरीके से निकल कर आएगी, वो 55-52 से 99 पर हो गए। और ओवरऑल भी विपक्ष को देखें तो वो मजबूत हुआ। तो उसके बाद भी ये जो स्थिति है वो क्यों बनती है आपको दिख रही है? देखिए, वो जो 240 वाली स्थिति आई थी, उस स्थिति पे पहुंचने वाली पार्टी ने और मूल पार्टी जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, उसने उससे तुरंत सबक लिया और उसने उस सबक के हिसाब से अपने को तैयार किया, और फिर विधानसभा चुनाव में हमने उस तैयारी का नतीजा देखा। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये पाया कि 240 आ जाने के बाद जो विपक्ष था, जो इंडिया गठबंधन के स्वरूप में हमारे सामने था, इसने उस तरह से कोई काम नहीं किया जो काम या उनकी ताकत का, उनकी सामर्थ्य का, उनकी योजनाओं का, उनके विचार का, उनके संगठन का, उनके पीछे जो संगठन है उस सब का, उसके बारे में कोई उन्होंने तैयारी भविष्य के चुनाव के लिए नहीं की, और फिर वो लगातार धूल चाटते हुए मिले। तो इस तरह के हम दो लोगों को आमने सामने देख रहे हैं। जो एक ग्रुप जो वैसे बहुत पराजित है, लगातार पराजित हो रहा है, थोड़ी सी सफलता उसको लोकसभा चुनाव में नजर आई थी, और उसके बाद वो फिर गफलत में वहीं पहुंच गया जहां वो पहले था। और दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि जो लोग लगातार सफलताएं हासिल कर रहे हैं 2014 के बाद से, जो दो दो बार लोकसभा में एक लंबे अंतराल के बाद अकेले अपनी पार्टी को पूर्ण बहुमत तक ले आए, जो मतलब राजीव गांधी का अंतिम चुनाव था, जो श्रीमती गांधी की लाश पे हुआ था, जिसमें उनको प्रचंड बहुमत मिला था, ऐतिहासिक मिला था, लेकिन वो अंतिम चुनाव था हमारे यहाँ 84 का, जिसमें इस तरह से बहुमत किसी दल को आया था, जिसको पूर्ण बहुमत जिसे मिला हो। तो वो तो ऐतिहासिक था, लेकिन उसकी वजह थी श्रीमती गांधी की उस तरह से निर्मम हत्या और उनके प्रति भावना देश की। वो तो वो सिंपल। सब मिलजुल के वो नतीजा था। जहां तक इनकी बात है,
इसके बाद फिर 2014 में ही वो मिरेकल हुआ कि अकेले जो है मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुमत लेके उनकी पार्टी और पूरे अपने 100 साल के अतीत में और उसके बाद आजादी के बाद भी 70-78 साल के अतीत में इस सफलता के साथ आई। 19 में उन्होंने उस सफलता को दोहराया। 24 में उस सफलता में थोड़ी कमी आई, लेकिन सरकार बनाने में वो फिर भी सफल रहे और बहुत दूर नहीं रहे। और अब उन्होंने फिर अपने को पुनर्संयोजित कर लिया उस परिस्थिति से। लेकिन ऐसा करते हुए विपक्ष हमें नहीं दिखता, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। हमें उल्टा दिख रहा है। इसके बाद उसमें ज्यादा एकता, ज्यादा मूवमेंट, ज्यादा चीजों पर कोहेसिवनेस होनी थी 240 के बाद। उल्टा हो रहा है। उनमें सारी कोहेसिवनेस नदारद है, उनके जो आपसी फ्रिक्शंस हैं वो और सड़क पर हैं। उनके हैं वही तो हम समझना चाहते हैं आपसे कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि होना ये चाहिए था कि और ज्यादा ताकत से लड़ाई लड़ी जा सके। उसकी वजह है। उसकी वजह यह है कि जो लोग प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है उनके पास एक विचारधारा है। वो इस विचारधारा पर 100 साल से काम कर रहे थे। उन्होंने कठिन परिस्थितियों का जो उनका अतीत था उससे वो आगे बढ़ के सफलता में बदल गए हैं। उनको अपनी कमजोरियां पता है और अपनी ताकत भी पता है। उनके पास एक मतलब एक वैचारिक संगठन है और वैचारिक समर्थन है। इसके सामने जो चीज है वो ये नहीं है। कांग्रेस ने तो विचार को बहुत समय बाद, आजादी के बाद उसका एक विचार था देश बनाने का, उसमें सबको शामिल करके चलने का। उसके बाद उसमें यह हो गया था कि सत्ता में आते रहने का विचार प्रबल हो गया था और जो राजनीतिक विचार था गायब हो गया था। वो 2-3 दशक चला और फिर वो समाप्त हो गया श्रीमती गांधी की मृत्यु के साथ। और उसके बाद जो कुछ हुआ हमारे यहाँ पिछले मतलब करीब करीब आप कह सकते हैं यूपीए 1 तक और इवन यूपीए 1 यूपीए 2 तक भी वो रहा गठजोड़ों का जमाना और अस्थिरता एक तरह की। अब पुनः स्थिरता आई है, लेकिन एक विचार क्रम में पूरे बदलाव के साथ। एक विचार क्रम है जो बहुत दिनों से प्रतीक्षारत था, अब उसके पास बहुमत है, देश भर में उसकी उपस्थिति है, जहां नहीं है वहां वो पहुंच गया है। साधनों का उसने अपने का असाधारण विस्तार किया है। संस्थाओं पर उसका नियंत्रण ऐसा इतिहास में भारतीय आजादी के बाद से कभी किसी का नहीं था, वैसा उसका नियंत्रण है। और आज के दौर का जो आप कह सकते हैं कि संसाधनों पर, इंस्टीट्यूशंस पर, मीडिया पर, जुडिशरी पर, मतलब उस तरह का कहीं सामने विपक्ष में कोई दिखता ही नहीं है। और चूंकि विपक्ष के पास कोई विचार नहीं है, सिर्फ उनसे मुकाबला करने का एक विचार उनको वहां नहीं पहुंचा सकता जहां उसके अलावा बहुत चीजों की जरूरत होती है। कांग्रेस ने इस बीच, गांधी परिवार ने अपने को विचारधारात्मक करने का काम शुरू किया है, लेकिन अब उन्हें बिल्कुल नए सिरे से करना पड़ रहा है, क्योंकि जो विचार विहीन समाज उन्होंने जमावड़ा एक पैदा किया था जिसमें तमाम नेता थे, बड़े बड़े सत्रत थे, धनवान थे और मुख्यमंत्री थे इत्यादि थे, उन लोगों का दौर खत्म हो गया। अब वो मरे हुए सांप हैं जिनको जिंदा करने की कोशिश की जा रही है, जो संभव नहीं है। और नई चीज के लिए अभी जो सांगठनिक क्षमता उसके साथ होनी चाहिए, अभी इस पर मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेतृत्व में और गांधी परिवार में, नेतृत्व तो कोई भी हो क्या, एक्चुअली तो गांधी परिवार होता है। गांधी परिवार में इस पे बहुत क्लैरिटी नहीं है कि संगठन कैसे बनाए इस सब के लिए। मुद्दे तो वो बना रहे हैं, विचार उन्होंने ऑप्ट कर लिया है, लेकिन संगठन इसका मुकाबला करने के लिए कैसे बनाए और कितना बड़ा बने, कैसे हो, उसके लिए संसाधन कहां से जुटे। अभी जो संसाधन है वो जो अपर्याप्त है, वो कैसे इसका मुकाबला कर पाएंगे, इनके उत्तर अभी सामने नहीं है। और जो रीजनल और पार्टियां हैं उनके पास तो अभी न विचार है और न उनका आचार। हमें ऐसा लग रहा है कि वो इतनी इन परिस्थितियों का सामना करने लायक अपने को तैयार कर रहे हैं। वो तो इस भरोसे में है कि कभी लोग इनसे ऊब जाएंगे तो हमारी तरफ चले आएंगे। क्योंकि आर्थिक रूप से इनकी सफलताएं उतनी विशेष नहीं है, तो उनको ऐसा लगता है कि इसकी वजह से उनको लॉटरी उनकी खुल जाएगी। वो इस भरोसे हैं और लगातार इसलिए वो राज्य दर राज्य हार रहे हैं और अब उनके बाद उनमें टूटन शुरू है, जो इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले 1-2 साल में वो निराश होकर खत्म हो जाएंगे। सर, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो आपने बात की कि इनके पास संस्थाएं ज्यादा है, संस्थाओं पर कब्जा कर लिया, असाधारण साधन है, सब कुछ है, संगठन है, ये हम जाति तो नहीं करते और हम बहुत जल्दी इम्पेशेंट हो गए। मोदी सरकार को आए हुए 12 साल हुए हैं, मतलब तीसरी बार आ गए।
कांग्रेस तो 50 साल रही, तब हम इम्पेशेंट नहीं हुए। कांग्रेस ने जुडिशरी का जैसे इस्तेमाल किया वो भी सबको पता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक के लेकर उनकी वरिष्ठता को लेकर जिस तरह से किया, इमरजेंसी का इस्तेमाल किया। चुनाव आयोग के लिए तो कोई नियम ही नहीं था, जिसको बना दिया। मतलब तमाम, सीबीआई के लिए कोर्ट ने कहा कि पैरट इन द केस, वो सब आरोप जो उसमें लगे। तो ये सब आरोपों के साथ जो पार्टी 50 साल चलती रही, उन सभी आरोपों को मैं, यदि हम इसमें शामिल कर लें, बीजेपी पर भी यही आरोप है, तो हम 12 और संस्थाओं पर भी लेफ्ट लीनिंग और कांग्रेस लीनिंग के लोगों का कब्जा, गवर्नर्स को ले लो, विश्वविद्यालयों की कुलपति, यदि ये सारे आरोप हम यहाँ जोड़ लें तो भी हम क्यों इतने इम्पेशेंट होते हैं और इसको इतना बड़ा आरोप या पाप क्यों मानते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये लोगों का कहना है कि मान लीजिए कि आपकी बात सही है, तब भी 50 साल से यही हो रहा था। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि इन जिन दोषों को हम इस समय के डिस्पेंसेशन पर आरोपित करते हैं, इन दोषों के सारे प्रतीक हमारे पास अतीत में उपलब्ध हैं। ये आपकी बात, इसमें कोई जरा भी संशय नहीं है। लेकिन उसमें एक कमी थी उसके पीछे, कि जैसा मैंने कहा कि नेहरू जी के समय के तुरंत बाद, नेहरू जी के अवसान के बाद ही इस देश का और इस देश के कांग्रेस का, उस जमाने में कांग्रेस का विचार क्या होगा, वो विचार सिर्फ ये रह गया था कि कौन सत्ता में होगा। कांग्रेस के एक सेक्शन ने कोशिश की कि वो श्रीमती इंदिरा गांधी की जगह अपने को सत्ता रूढ़ कर ले। वो उसमें असफल रहा और श्रीमती गांधी को लोगों ने तुलनात्मक रूप में पसंद किया और वो सत्ता में आ गई। और उसके बाद सत्ता में आने के बाद उन्होंने पूरा अपना जो भी उनके पास समय मिला उनको, उस समय का उपयोग उन्होंने सत्ता में बने रहने की कोशिशों में खर्च किया। विचार विहीनता यहां थी। अभी का जो डिस्पेंसेशन है उसके पीछे एक विचार है, एक वैचारिक संगठन है जो असाधारण है, जैसा दुनिया में किसी के पास नहीं है। कांग्रेस के पास ये बैकबोन नहीं थी और कांग्रेस ने जो उसके पास था भी वो भी गंवा दिया था उस दौरान में, अपने को सत्ता में बनाए रखने के लिए। तो अगर उसने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट्स में या उनके फैसलों के मामलों में कोई हस्तक्षेप किया या चुनाव आयुक्त चुनते समय अपने पक्ष का आदमी रखने की कोशिश की, तो वो सब एक निजी, एक व्यक्ति को या एक परिवार को केंद्रित रखकर लिए गए फैसले थे, एक विचार को लेकर किए गए फैसले नहीं थे। इस समय के डिस्पेंसेशन की ताकत यह है कि उसके पास एक विचार है। उस विचार की कमियों पर हम अलग बात कर सकते हैं, उसको खारिज कर सकते हैं, वो खारिज हो भी सकता है, लेकिन एक विचारधारा के आधार पर मतैक्यता हुए मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो ताकत होती है, वो ताकत विचार विहीन किसी व्यक्ति या परिवार में नहीं हो सकती। वो जो अंतर है, वो अंतर आज के नतीजों में हमें दिख रहा है और वो इसीलिए मेरी ये धारणा है कि ये नतीजे अभी लंबे समय तक इसी तरह से बने रहने के लिए अभिशप्त है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि विचार, जिसको आपने कहा कि इस डिस्पेंसेशन की, इस व्यवस्था के विचार उसकी ताकत है। विचार होना ताकत हो सकती है, अपराध तो नहीं हो सकता ना। नहीं, अपराध और होने की बात इस पर होती है कि क्या वो मतलब डिस्कस करेंगे जब हम, तब उसको अपराध के श्रेणी में ला सकते हैं जी। मतलब सहमति ना हो। विचार होना तो ताकत हो सकती है ना किसी संगठन की। ये अपराध तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी का कि उसके पास एक वैचारिक संगठन है। नहीं, बिल्कुल, क्यों अपराध है? अपराध उनके लिए बिल्कुल नहीं है, उनके लिए सफलता का माध्यम है। लेकिन वो देश की जनता के लिए अगर वो फैसले नेगेटिव जाते हैं तो निश्चित तौर पर वो देश की जनता उसे अपराध समझ सकती है। हाँ, जो लोग उससे असहमत हैं, अगर उनकी संख्या ज्यादा है और वो ज्यादा उससे उत्पीड़ित हो रहे हैं उन फैसलों से, जैसे कश्मीर का मामला लें, आपने कहा कि 370 ही आप एक विचार लेके आ रहे थे बड़े लंबे समय से कि 370 कश्मीर समस्या की जड़ है, हम इसको हटा देंगे तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। क्या समस्या खत्म हुई? नहीं। जो परिस्थितियां हैं उसमें हमें ज्यादा सीआरपीएफ, ज्यादा बीएसएफ, ज्यादा सेना लगानी पड़ रही है और ज्यादा लोकतंत्र का गला घोंटना पड़ रहा है। हमने चुनाव तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की वजह से करा लिया, 7-8 साल से हम इस परिस्थिति को कंटिन्यू कर रहे हैं जो लगभग एक राज्य में आपातकाल की तरह है, लेकिन हम उसमें उनको राज्य का अधिकार नहीं दे रहे हैं। दूसरी जगहों पे हमने यूनियन टेरिटरी वगैरह बना दी, वहां जो जन आंदोलन वगैरह हो रहे हैं उनके लोगों को यूएपीए में हमें डालना पड़ रहा है। हर जगह हमें पुलिस फोर्स का ज्यादा प्रबंध करना पड़ रहा है। तो हमें हासिल क्या हुआ? क्या हम जो हमारे कश्मीरी पंडित वहां से जम्मू में आके टेंटों में रह रहे थे, उनमें से एक परिवार को भी वापस ले जाके बसा पाने में 8 साल में सफल हुए 370 हटाने के बाद? तो
370 का विचार भारतीय जनता पार्टी को उसकी राजनीति में सफलता दिलाने के लिए उनके लिहाज से सही विचार है, लेकिन हम भारत देश के लिहाज से जब सोचेंगे तो हम पाएंगे कि अगर उस विचार से कुछ हासिल नहीं हुआ, हिंसा बढ़ी, हमारी फोर्सेस और हमारे खर्चे बढ़े, हम किसी को न्याय नहीं दिला पाए और वहां जो रह रहे थे उनके साथ भी अन्याय करते रहे, क्योंकि हम उन्हें मतलब एक तानाशाही की स्थिति में रखे हुए हैं। ज्यादातर लीडरशिप को हमने जेलों में डाल रखा है, जरा सी बात पे हम प्रेस बंद कर देते हैं, इंटरनेट बंद कर देते हैं और हम वहां राज्य का दर्जा नहीं दे पा रहे हैं। हमने बहुत से अधिकार उनके कम भी कर लिए, तो इससे सबसे हासिल क्या है, सवाल इस पे होगा। तो अगर आपकी नीतियां आपको सफलता दिलाती हैं लेकिन देश को असफलता दिलाती हैं तो वो तो कहा जाएगा, ये बात है। जी, लेकिन अभी जैसे विचार पर ही बात आई, आरएसएस को लेकर ही बात करते हैं, तो कांग्रेस के नेताओं में बड़ा आरएसएस से प्रेम हो गया। दिग्विजय सिंह साहब ने आरएसएस के संगठन की वजह से ही आज वो सब ताकत है। वो तारिक अनवर साहब ने भी बिहार में कहा कि कांग्रेस को आरएसएस जैसा संगठन चाहिए। फिर मनिकम टैगोर साहब ने तो बिल्कुल एक्सट्रीम पर कह दिया कि ये अलकायदा जैसा संस्थान है। आप कैसे इसको देख रहे हैं? नहीं, अब ये जब कोई सफल होता है और जो लोग असफल होते हैं और वो असफलता का कारण खुद में देखने की जगह किसी दूसरे में दिखाना चाहते हैं, तो वो इस तरह के प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। जो रेफरेंस आपने लिया जैसे दिग्विजय सिंह वाला, वो रेफरेंस यही है कि वो बता रहे हैं कि, और ये भी कह रहे हैं कि मैंने तो सिर्फ एक प्रतीक का इस्तेमाल किया। वो ठीक है, लेकिन आपने अब ये एक्चुअली तो इसका जवाब कांग्रेस के अपने वर्तमान दूसरे सिस्टम को देना चाहिए। हम लोग तो दूर से इसको समझ या इसको वो कह सकते हैं। हमें ये लगता है कि दिग्विजय सिंह या अन्य बहुत सारे इनके सत्रप्स जो है वो कांग्रेस जिस विचार को, अब कांग्रेस तो माने गांधी परिवार है, गांधी परिवार जिस पॉलिटिक्स को ऑप्ट कर रहा है सोशल जस्टिस की, और इस पॉलिटिक्स में एक्चुअली वो उससे सहमत नहीं है और वो जो उनका पुराना सिस्टम था उसकी भूमिका नगण्य होती जा रही है इस वजह से, और नए लोग उन जगहों पर आ रहे हैं और ये लोग अपने अपने राज्यों में मौका मिलने पर भी फिर से वापसी या सफलता नहीं कर पाए। सरकार भी बना ली तो सरकार चला नहीं पाए, तो अब उम्र भी कम बची है, स्वास्थ्य भी खत्म है, नई पीढ़ी को बैटन भी सौंपना है, बेटा है, तो अब जिस पार्टी या जिस पॉलिटिक्स में वो है, हो सकता है उनको भी अभी तक उन्होंने कोई व्यक्त नहीं किया, लेकिन मैं एक अनुमान लगा सकता हूं कि शायद उनको भी निराशा हो रही हो अपनी निजी परिस्थिति से भी, कि जहां वो है वो पता नहीं ठीक है कि नहीं है, और हो सकता है उनको सोचा हो, पुराने लोग हैं। जी, तो क्या ये जो चिंता, ये बड़ी चिंता आपने जाहिर की कि कांग्रेस में बहुत सारे लोगों को ये चिंता है, सीडब्ल्यूसी की बैठक में भी हुई, कि उनको अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा, और जो आपने आशंका या संभावना जाहिर की थी कि भाई कांग्रेस में कुछ लोग निकल सकते हैं, कांग्रेस टूट सकती है। एक चीज मुझे समझ नहीं, आपने 2024 के जिक्र में कहा कि भाई इतना अच्छा परफॉर्म किया, मैं भी समझता हूँ कि 99 पर वो पहुंच गए, 240 पर ये सब पहुंच गए, 230 पर। क्या राहुल गांधी जी की कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम है या कमिटमेंट की? कमिटमेंट पे तो मुझे कम लगता है, लेकिन कंसिस्टेंसी, क्योंकि आप इससे पहले का उदाहरण देखिए गुजरात का, जब 2017 था या जो चुनाव हुआ था, 2017 का शायद चुनाव था, तो उसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 99 पर पहुंचा दिया और कांग्रेस 77 पर पहुंची थी। तो क्या उम्मीद की जानी चाहिए थी कि 2022 के चुनाव में तो गुजरात में कांग्रेस की सरकार हो, और वो वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस गुजरात में कांग्रेस की रही है ना। और ऐसा ही अब हो रहा है कि लगातार जिन जिन चुनावों को आप जीत रहे हैं या जीत सकते थे उनको हार रहे। तो ये क्या कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम है या क्या प्रॉब्लम है राहुल जी के साथ? न वो संगठन को साथ लेकर चल रहे हैं, न इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को। भले ही ये कहा जाए कि भाई नेता अलग होते हैं, लेकिन आज तो जमाना ही इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का है, जो जिताएगा वही नेता होगा। देखिए, कांग्रेस इस समय बहुत सी चीजों को लैग कर रही है। उसके पास एक ऊर्जावान संगठन नहीं है जो आज की चीजों के से तालमेल कर सके और लड़ता हुआ हो और उसमें नई ऊर्जा हो, वो नहीं है। पुराने जो लोग हैं वो इस दौर में वो सब जवाब नहीं दे सकते, जबकि भाजपा में उल्टा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि एक चुनाव में उसे 99 सीट मिलती है और अगले चुनाव में वो 150 का आंकड़ा पार कर देती है और कांग्रेस साफ हो जाती है जो 77 तक पहुंच गई थी। तो ये इसलिए संभव हुआ कि उन्होंने 99 पे पहुंचने के बाद उसी क्षण से ये काम करना शुरू किया होगा
कि वो 99 पे क्यों पहुंचे और क्यों नहीं 150 या वो गए जो अगले चुनाव में वो गए। लेकिन जो 77 पर रह गए थे, उन्होंने उसके बाद उस दिशा में कोई काम नहीं किया होगा और उनके पास वो सामर्थ्य भी नहीं है उस तरह का काम करने की, ना उस तरह के लोग हैं कि जो 77 को 150 में बदलें और उसके लिए उसी रात से, उसी नतीजे के बाद से जुड़ जाए। तो अभी कांग्रेस ये चीज लैक कर रही है, ये तो स्पष्ट है। उनके पास उस तरह का सांगठनिक ढांचा नहीं है और साधन भी नहीं है। अब इस समय बीजेपी के बैंक अकाउंट में 8,000 करोड़ से ज्यादा है ऑफिशियली, साफ साफ जो रिकॉर्ड्स पे और चुनाव आयोग वगैरह को बताया जाता है। कांग्रेस के यहाँ 300 करोड़ है। कांग्रेस को 15 करोड़ वोट मिले हैं, बीजेपी को 24 करोड़ वोट मिले हैं। और इसके बाद नीचे जो है वो सब 2-3 करोड़ से भी नीचे है। मैक्सिमम जो है 4 करोड़ भी नहीं कोई पहुंचा है। तो नीचे वाला तो कोई आ नहीं सकता इन लोगों की रेंज में। इस रेंज में तो यही दोनों है। लेकिन 15 करोड़ वाली पार्टी के पास वही कि किसी भी राज्य में या किसी भी चुनाव के बाद तुरंत फिर उसको अगले चुनाव में सफलता में बदलने की एक सामर्थ्य जो होनी चाहिए, न धन से है और न साधन से है और न संगठन से है। तो हम इस समय जो राजनीति देख रहे हैं उसमें एक और लगभग सारा धन होता जा रहा है, सारे साधन, सारे इंस्टीट्यूशन, असाधारण मीडिया सपोर्ट, असाधारण सोशल मीडिया कंट्रोल और एक विचारधारा और एक 100 साल पुराना एक ऐसा संगठन जो है भी और नहीं भी है। ये सब चीजें मिलके ये डिस्पेंसेशन बहुत ताकतवर है और इसकी ताकत को पूरी ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। जो बहुत सारे लोग कभी एप्स्टीन फाइल पर, कभी चंद्रबाबू नायडू पर, कभी नीतीश कुमार पर मोदी जी की सरकार हिलाते गिराते रहते हैं, उन लोगों से साल के पहले दिन में ये निवेदन करूंगा कि अपना थोड़ा प्राइवी बढ़ाएं, क्योंकि हमें विजय त्रिवेदी कभी नहीं बताते कि कब कौन अध्यक्ष बनने जा रहा है और इस तरह के सारे मित्र जो है हमारे, ये हम लोगों से छुपाए रहते हैं। ये बीजेपी अध्यक्ष को नहीं पता कि कौन अध्यक्ष बन रहा है। लेकिन मैं ये समझ मैं दूसरी बात समझना चाहता हूँ, बारीक बात आपसे, क्योंकि शीतल जी के पास बारीक बात समझ, ये जितने कारण हमने बीजेपी को जिताने के बताए, इसमें से कोई भी गलत कारण नहीं है, किसी को खारिज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन 2014 में तो ये एक भी कारण, मतलब ये सारे कारण कांग्रेस के पास हो सकते थे यदि नहीं थे मतलब विचारधारा को छोड़ दे, आरएसएस को छोड़ दे, तो सारी ताकतें तो कांग्रेस के पास थी 2014 में और बीजेपी उससे लड़कर आ गई। तो केवल ये लॉजिक से कि कांग्रेस इसलिए हार रही है कि उनके पास ये नहीं है। और 1975 को भी देख लीजिए, 77 को भी देख लीजिए, इंदिरा गांधी के पास ताकत थी, पैसा था, सरकार थी, सब कुछ था, लेकिन विपक्ष जीत गया। उस समय बीजेपी नहीं थी, लेकिन जेपी ने जिता दिया। तो केवल चुनाव जिताने के लिए ये मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के मतदाता का हम लोग डेरोगेटरी तरीके से बिहेव करते हैं, उसको लेते हैं। देखिए, इसके बारे में मेरी एक समझ है, चाहे वो 75-77 के बीच का आंदोलन रहा हो, जब मैं युवा था, युवा क्या मतलब ग्रेजुएशन में थे हम लोग, और उस समय आंदोलन होता था, और मतलब आंदोलन क्या, इमरजेंसी लगी हुई थी, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें हो रही थी उस समय। और जैसे इमरजेंसी खुली तो मैं झांसी में था, संजय गांधी की सभा लगी हुई थी और हजारों युवा जो है उस सभा में गए, योजनाबद्ध ढंग से गए। जैसे ही वो आया मंच पे, वो तो एकदम से आता था और अपना ही वही भाषण देता था, तुरंत निकल जाता था। तुरंत जो है इधर से रिएक्शन शुरू हुआ और फिर हालत ये हुई कि फोर्स उनको बचा के ले गई, इतना गुस्सा सब में था और सारी चीजें थी, वो हुआ। ऐसा ही फिर हम लोगों ने देखा जब दूसरा आंदोलन वीपी सिंह वाला हुआ, उस समय जो चीजें हुई, फिर तीसरा आंदोलन अन्ना वाला हुआ। इन तीनों चीजों में एक चीज थी जो कॉमन है और जो इस डिस्पेंसेशन के पक्ष में है। इन तीनों चीजों में सवर्ण जातियां जो थीं वो आक्रोशित हुई कांग्रेस से तीनों समय में, और उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ा और वो विपक्ष की ओर गई। बाकी जो समाज था उसमें विघटन हुए, बहुत सारे मुस्लिम्स वगैरह डाइवर्ट हुए, बहुत सारे अन्य लोग हुए, और इन सब के पीछे एक बहुत बड़े हिस्से में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी जो अब है, जो जनसंघ के रूप में थी और जो आरएसएस नीचे से है, उस कम्युनिकेशन का काम ज्यादा करने का काबिल काम इस सारे दौरान जो है, जो माउथ टू माउथ कन्वर्सेशन होता है, वो करने में इस ग्रुप का कोई स्थान ही नहीं है। इसने इन सब लोगों को बैकबोन प्रोवाइड किया।
और इन तीनों मामलों में जो सफलताएं मिली विपक्ष को, उसमें उस बैकबोन का बड़ा रोल है। और आज वो बैकबोन खुद सत्ता में है अपने बल पे। तो इसलिए तो और इसलिए ये डिस्पेंसेशन अब बहुत ताकतवर है कि इसको सवर्ण जातियों का जो समर्थन है, इसलिए प्रचंड समर्थन, जो कि विभिन्न सर्वेक्षणों में सीएसडीएस वगैरह में अनेक बार आ चुका है कि वो 90% तक है, क्योंकि सारे सोशल डिस्पेंसेशन पर उनका कब्जा है और वही ज्ञान विज्ञान सब पर उन काबिज हैं। तो अगर वो एक तरफ होते हैं तो ये साधारण परिस्थिति नहीं है। और ये परिस्थिति कांग्रेस को हम सत्ता में रहने के बावजूद बार बार झेलनी पड़ी और वो इसका जवाब खोजने में, इसका सामना करने में असफल मिले। और हमें इस चीज को ध्यान में रखना होगा। जी जी, कांग्रेस को लेकर आजकल बात चल रही है कि कांग्रेस में राहुल जी को लेकर बड़ी नाउम्मीदी है, ये है, बहुत लोग निराश है, जिसकी चर्चा हमने की। तो अब कांग्रेस की स्ट्रेटेजी में ये कहा जा रहा है, मुझे नहीं पता क्योंकि कि कांग्रेस में राहुल जी से नाउम्मीदी है तो लोग छोड़ के न जाएं, इसलिए प्रियंका जी का नाम आगे बढ़ाया जा रहा है और एक नई उम्मीद की किरण प्रियंका जी दिखती है। हो सकता है कि कुछ लोगों, कल मेरी बात हो रही थी कुछ और से कि भाई प्रियंका जी को कुछ बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए। आप इस बदलाव से, संभावित बदलाव, मुझे नहीं पता होगा कि नहीं होगा, कुछ कांग्रेस के लिए बेहतर देख? देखिए, प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदार थी। उत्तर प्रदेश का चुनाव उनके नेतृत्व में हुआ, उनको 3% से भी कम वोट मिला था। देखिए, मिरेकल्स नहीं हो सकते। इससे ये जरूर हो सकता है कि वैसे ये भी उधर भी संभव नहीं है, इस पे मुझे कोई संभावना नहीं दिखती कि उनके परिवार में इसको लेकर कोई झगड़ा हो जाएगा, जैसी अपेक्षा दूसरी तरफ है, तो वो भी संभव नहीं है। और ये भी संभव नहीं है कि प्रियंका जी के आ जाने से कांग्रेस के दुर्दिन खत्म हो जाए। मुझे नहीं लगता इसमें ऐसा कोई, ये तो पूरा परिवार लड़ ही रहा है और वो सब साथ हैं, जरूरत पड़ने पर उपलब्ध होते हैं। लेकिन उस सब के बावजूद अभी वो जो कारक मैंने पहले बताए, जब तक वो विद्यमान है, कोई मिरेकल होता मुझे नहीं दिख रहा है। तो क्या ये जो मिरेकल पश्चिम बंगाल में चलेगा, ममता जी का मिरेकल चलेगा, या वहां पर भी जो सारे संस्थागत आपने कारण गिनाए हैं वो कोई बदलाव कर सकते हैं? मुझे तो लगता है कि वहां भी इस बार बदलाव हो सकता है। बदलाव हो सकता है, मुझे ये लगता है। अच्छा, ये तो बड़ी बात आप कह रहे हैं। ममता जी जैसी ताकतवर नेता के, रीजनल लीडर के बाद यदि बदलाव हो जाएगा फिर तो और संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। तो अब आपके चैनल पे सबसे पहली बार मैं इस तरह से दर्ज हो रहा हूँ जी। नहीं, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तो सब लोग इस बार चर्चा शुरू कर रहे हैं और आप कह रहे हैं तो ये, और आप बात करते हैं तो आपको मैं इसीलिए आपके पास दर्ज भी करा दे रहा हूँ कि फिर किसी को कोई गुंजाइश न रहे। लेकिन ये तो बड़ी खबर है मेरे हिसाब से, और मैं आपको बहुत सीरियसली लेता हूँ चुनाव को लेकर। मतलब बदलाव, ये भी कहते हैं कि ममता जी रहेंगी, तब भी मैं उतनी सीरियसली इस बात को मानता कि क्या है, क्योंकि लोग अभी तक उनको बहुत ताकतवर नेता के तौर पर देखते हैं। तो 2026 में तो ये तो बड़ा बदलाव हो जाएगा, ये तो सबसे बड़ी खबर हो जाएगी यदि ममता जी की जगह भारतीय जनता पार्टी वहां पर आ जाती है। जी। वो संस्थाओं पर वो छोटी सी बात कर लेते हैं, फिर खत्म करेंगे प्रोग्राम। एक चुनाव आयोग को लेकर जिसकी भूमिका लगातार रही, और दूसरे आपके सारे मित्र लोग, मतलब हम सबके मित्र मीडिया, पहले चुनाव आयोग पर थोड़ा सा आप ज्ञान दे दें फिर। नहीं, देखिए, चुनाव आयोग में तो जो जिस तरह से चुनाव आयोग में आयुक्तों की नियुक्ति का कानून बना है और जैसे उनकी सुरक्षा का कानून उसमें जोड़ा गया है, कि बातें उसमें जोड़ी गई हैं, वो दोनों जो है साफ साफ एक तरफा है और गलत है, जिसको हमारे गलत कहने की बात नहीं है। जो मार्च 23 में सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला था आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में, उसमें भी ये धारणा व्यक्त की गई है, 2 पैरा कम से कम इस पर लिखे गए हैं कि यही लोकतंत्र का सबसे बुनियादी आधार है कि लोगों को मताधिकार हो और चुनाव ऐसे हो जिस पर लोगों को भरोसा बना रहे और निष्पक्ष हो। और निष्पक्ष सिर्फ ऐसे ना हो कि आप जानते हैं कि निष्पक्ष है, लोग उसको स्वीकार करते हो कि वो निष्पक्ष है। तो ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है कि वो लोगों को भरोसा भी दिलाए कि ये निष्पक्षता से हो रहा है। वो भरोसा तो इस फैसले से टूट गया। जिस तरह से कानून बना लिया गया कि अब प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक मंत्री ही चुनाव आयुक्तों का चयन करेंगे, तो अब इसमें पहली ये मतलब जैसे कहते हैं नींव में ही पहले हमने मट्ठा डाल दिया। तो अब उस नींव से, उनके फैसलों से हमारे विरोध होने के सारे कारक हैं, वो बने रहेंगे, वो शंका बनी रहेगी। फिर हमने उनके लिए ये भी सुविधा कर दी कानून में कि उन पर व्यक्तिगत तौर पर कोई मुकदमा न उनके कार्यकाल में हो सकता है, न कार्यकाल से रिटायर होने के बाद हो सकता है।
तो हमने उन्हें पूरी तरह सुरक्षित भी कर दिया कि यदि इस शंका में आधार है कि उनका चुनाव इसलिए ही किया गया कि वो उनकी ओर से बेईमानी करें, तो वो अपना काम करने के लिए वहां उपलब्ध है, चूंकि उनको सुरक्षा है और वो ऐसा कर सकते हैं। इस मामले में तो बहुत सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ती हैं। जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, उनकी बेटी को नोएडा का डीएम बना दिया गया है, दूसरे कैडर की आईएएस थी, वो यहाँ शादी उनकी हुई है। लेकिन ये सब साफ साफ चीजें बहुत सारी हैं जो सब खराब है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसमें कोई अपराध हो गया, लेकिन इन सब चीजों से पहले ही जब ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कि ऐसी शंका नहीं होनी चाहिए, यहाँ तो आप शंका छोड़िए, सीधे आप ओपनली ये सब कर रहे हैं और आप कुछ नहीं कर सकते। फिर एसआईआर में जो कर रहे हैं, दूसरे लोगों को सुनते नहीं है या वो भाषा बोलते हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं। तो इस सब से ये शंकाएं तो बढ़ती रहेंगी और बढ़ रही हैं। इनके प्रतीक बहुत जगह उपलब्ध है। चुनाव भले ही बीजेपी जीतती रहेगी, लेकिन आपको दूसरी चीजें भी देखनी होंगी। इस समय कम से कम 8 जगहों पर जनता सड़क पर है। उत्तराखंड में सड़क पर है, एक जिस लड़की को मार दिया गया था रिसोर्ट में, अंकिता भंडारी के सवाल पर, और ऋषिकेश में अभी घर तोड़ने के सवाल पर पूरा उत्तराखंड सड़क पर है। पूरा उत्तर पूर्व के राज्यों में मशाल जुलूस निकल रहे हैं, चूंकि एक युवा को जो त्रिपुरा का रहने वाला था, देहरादून में पीट पीट कर मार दिया था, चाकू मार दिया था उसको। वो सिंगरौली में लोग अडानी के खदान के खिलाफ लगातार लाठी खा रहे हैं, धरने दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। नक्सलवादियों के बड़े बड़े नेताओं के मार दिए जाने और समर्पण कर दिए जाने के बावजूद छत्तीसगढ़ में कम से कम 3 जगहों पर जनता सड़क पर है, और आदिवासी गरीब वो खदान खोदने नहीं दे रहे हैं और लाठियां चल रही हैं। और अभी राजस्थान में अरावली पर आपने आंदोलन देखा ही देखा, कोई इसका नेता नहीं था। आपका ही राज्य है, आप उसको और बेहतर समझते हैं। तो लोगों में खदबदाहट भी है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत अनुकूल है। सिर्फ ये है कि उसको संगठित करने, नेतृत्व देने और उन तक सूचनाएं पहुंचाने, उनको साथ रखने और उसके लिए धन साधन जुटाने वाला कोई न्यूक्लियस नहीं है। आरएसएस की तरह, जैसा पिछले आंदोलनों में आरएसएस नीचे से था कि अन्ना आंदोलनों में अगर आ रहे हैं 10,000 आदमी और उनको उनमें से 7-8 हजार आदमियों को खाने की जरूरत है, तो वहां खाने के स्टॉल लग गए और वो मिलता रहा। न किसी को पता नहीं था कि कौन खाना खिला रहा है, उनको खाना मिलता रहा, वो गाना गाते रहे और फिर वो गाना बड़ा हो गया। आपने जितनी आरएसएस की चर्चा की है, उससे लग रहा है कि देश को आरएसएस की जरूरत ज्यादा है। लेकिन ये जोक सवाल मैं समझना चाह रहा था कि अभी फिर वही लोग सवाल करते हैं कि भाई आज आप प्रधानमंत्री के और केंद्रीय मंत्री के चुनाव आयुक्त के चयन में उनकी भूमिका पर सवाल कर रहे हैं। पहले तो प्रधानमंत्री भी नहीं चुनते थे चुनाव आयोग को। नहीं तो जो पहले था उसको कभी किसी ने सही नहीं कहा कि वो सही था। ये तो कोर्ट ने भी कहा। कोर्ट ने कहा कि इसका कानून बनना चाहिए, लेकिन कानून कैसा बनना चाहिए ये भी कोर्ट ने कहा, वैसा कानून नहीं बना। तो चूंकि पहले कांग्रेस ने कुछ गलतियां की हैं, इसलिए इनको उससे ज्यादा गलती करने का अधिकार मिल जाए, इसको सही कैसे ठहराया जा सकता है। कांग्रेस ने इमरजेंसी भी लगाई, तो इसलिए इनको इमरजेंसी लगाने का अधिकार का समर्थन हम आप कैसे कर पाएंगे। इम्यूनिटी को मैं आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जो समझ है, मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो संवैधानिक संस्थाओं के अधिकारी है, मान लीजिए मुख्य चुनाव आयुक्त है, इसमें तो यदि उनको इम्यूनिटी मिलती है तो इम्यूनिटी की इंटेंशन ये होती है कि वो सरकार के डर से निकलकर एक मजबूत काम कर सके। किसी भी लीगल सेंटिटी में यदि इम्यूनिटी मिल रही है, उसका पर्पज ये होता है। यहाँ उल्टा हो रहा है कि आप उसको सरकार के साथ देख रहे, मतलब एक इंटेंशन के तौर पर आप समझते हैं इस बात को, क्योंकि इम्यूनिटी तो पर्पज ही है ना कि भाई वो सरकार के खिलाफ होकर भी खड़ा होकर काम कर सके। नहीं, ये सुनने में अच्छी भाषा है, लेकिन जानने में तो हम ये जानते हैं कि जिन सज्जन को पद पे नियुक्त किया गया, जिन्होंने नियुक्त किया, उन्हीं के दफ्तर में वो काम करते थे एडिशनल सेक्रेटरी के रूप में। ये भी तो आप जानते हैं कि नहीं? ऐसा कब हुआ है? हमारे सिस्टम में आईएएस बनेंगे? नहीं, वो गृह मंत्रालय में ही एडिशनल सेक्रेटरी थे और वो सब संवेदनशील मामले देखते थे जो इस समय का डिस्पेंसेशन चाहता है। और हमें नहीं, जैसे हमने कहा कि उनकी पुत्री को क्यों नियुक्त किया आपने यही नोएडा में बगल में, आप बाकायदा घूस दे रहे हैं, रिश्वत दे रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या नाम, हमने तो इसलिए किया है कि साहब इसमें वो सरकार के खिलाफ ले सके, और फिर वो कोई फैसला सरकार के खिलाफ लेते हुए नहीं मिल रहे हैं। वो लगातार सरकार की ओर से, विपक्ष से ऐसी बातें करते हुए मिल रहे हैं जैसे अभी वो मिले हैं उस डेलीगेशन से, उनके वहां शिकायतें वगैरह जो हुई हैं, यहाँ जो जिन डेलीगेशन से मिले हैं,
एक भी मामले में आपसे हर आदमी असंतुष्ट क्यों है भाई? सिर्फ सत्ता के अलावा हर आदमी असंतुष्ट क्यों है? नहीं, वो आपकी बात ठीक है, मैं तो समझ रहा हूँ कि लीगल इंटेंशन इम्यूनिटी का तो पर्पज ये होता है ना कि सरकार नहीं से वो तो नहीं, वो पर्पस इधर से ये बताया जा सकता है, ये सरकार कहती है। उधर से ये है कि भाई आप, हम उनसे इतने पाप करा लेंगे कि अगर आप सत्ता में भी आ जाए तो हमने कानून बदल दिया, आप उनका कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। उनको आप ठीक पूरी सुरक्षा जो है हम दे दे रहे हैं, तो उनसे जो चाहेंगे सो कराएंगे, ठीक क्योंकि उनको बता दिया कि आपको तो कुछ नहीं, आप फायदे लीजिए, नियुक्तियां लीजिए बच्चों बच्चों के लिए, अपना विदेश घूमिए, हेलीकॉप्टर जहाज चाहिए तो वो ले लीजिए, और जो चाहिए हम देते हैं, ये हमें चाहिए आप हमें दीजिए, तो वो दे रहे हैं। इसको इस ठीक। तरह से भी तो देखा जा रहा है, दोनों में जो सच हो। नहीं, मैं तो उसको लीगल इंटेंशन को उस तरह से समझ रहा था, क्योंकि मेरे को कानून में जितना देखिए, समझ में लीगल इंटेंशन तो जो बचाव पक्ष के वकील सेंगर साहब के हैं उनके भी बहुत अच्छे लगते हैं सुनने में, लेकिन अब सच ये है कि सेंगर साहब जो है जिस अपराध में हैं, तो वो एक अजीब स्थिति है, क्या कहा जाए इसको। जी ठीक है। हाँ, आखिरी हम मतलब मीडिया के बारे में बात कर रहा हूँ कि हमने सब संगठनों की, जी संस्थानों की, सरकार की, राहुल गांधी की, सबकी आलोचना कर ली, तो हमारे गिरेबान में भी झांकने का वक्त है ना। बिल्कुल। कैसे आप देख रहे देखिए, हैं मीडिया? हमारे गिरेबान के तो बेस्ट सैंपल इस समय रिपब्लिक टीवी के स्टार एंकर महोदय गोस्वामी साहब हैं। पिछले 5-6 दिनों के उनके कार्यक्रम देख लीजिए और पिछले 5 साल के कार्यक्रम देख लीजिए, और जो लोग देख रहे हैं, जो उस पर कमेंट कर रहे हैं, उससे ही हमारे आपके धंधे के अस्तित्व तो सामने है। हम लोगों को नहीं कहना है, हम लोगों को तो जो हमारे नीचे पाठक या दर्शक कहते हैं, उसमें हमारे लिए आलोचना और ऊष्मा दोनों होती है। वो अपने आप वो सब समझ जा रहे हैं, और दर्शक दीर्घा जिस तरह से कम हो रही है, टीवी चैनलों की रेवेन्यू कम हो रहा है बुरी तरह से, जिस चैनल के वो मालिक भी हैं, वो तो उस चैनल का एक साल में 55% उनकी बैलेंस शीट मैंने देखी है, 55% रेवेन्यू कम हुआ है। उनका जो ये तड़प है, इस तड़प की वजह है बाकायदा उनकी बैलेंस शीट में लिखी हुई है। ओवरऑल टेलीविजन का जो रेवेन्यू है, वो डिजिटल के सामने पिछले 2 सालों से लगातार मात खा रहा है, और इस साल तो 21% का फर्क आ गया, और वो ये बढ़ता चला जा रहा है। 2.25 लाख करोड़ के आसपास जो आपका पूरा रेवेन्यू है एडवर्टाइजमेंट का देश में, उसमें करीब 95 लाख करोड़ जो है वो चला गया है, 95,000 करोड़ जो है इसमें चला गया है डिजिटल में। तो जो बाकी बचा है, आधे से भी कम बचा है, उसमें टीवी भी है, अखबार भी है, अन्य चीजें भी है। तो टीवी का रेवेन्यू कम होता जा रहा है, और हर साल कम होता जाएगा। डिजिटल फ्यूचर में बढ़ते ही जाना है, इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी है और अदरवाइज भी। तो नतीजा ये है कि टेलीविजन हमारे यहाँ 4-5 टेलीविजन चैनल हैं। पंकज पचौरी आपके पुराने मित्र एक हमारे कार्यक्रम में आए थे, तो उन्होंने एक डाटा दिया, और अच्छा डाटा दिया। उन्होंने कहा कि 550 में से 3-4 ग्रुपों को छोड़ दीजिए, जिनमें से 2 बड़े कारपोरेट्स के हैं, बाकी किसी की बैलेंस शीट आप उठा लीजिए, सब घाटे में है, सबको 80% पैसा सरकार दे रही है, तब जिंदा है। सारी भाषाओं के सरकारों के विज्ञापन से जो चल रहा है, उससे आप सरकार की आलोचना करवा लेंगे, तो इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर की नौकरी रहेगी। एक सिंपल सी बात, फॉर्मूला बदल गया, रेवेन्यू उनका वहीं से आ रहा है, तो इसलिए ये खत्म हो गया। तो अब हमारे पास जो बचा खुचा थोड़ा बहुत डिजिटल में, उसमें मोदी जी को एक हफ्ते में 3 बार कुर्सी से उतारने वाले लोग आ गए हैं, और नीतीश कुमार का रोज इस्तीफा करा देते हैं, और वो कह रहा नायडू साहब को रोज गिरा लेते हैं, एप्स्टीन फाइल पे हवा में हो जाते हैं। तो ऐसे कलाकार लोगों से वो वाला एरिया भी सड़ता चला जा रहा है। तो हम तो बड़ी अजीब स्थिति में है। हमारे ऑफिस में भी कई बार कई थंबनेल पे मेरी असहमति रहती है बहुत सी चीजों पर, तो धारा में बहना चाहते हैं, इसलिए कि मुझे नहीं लगता कि भाई अगर हम प्राइवी नहीं है तो हम स्वीकार कर ले। मैं तो हर जगह आपकी किसी भी चैनल पर कभी बात होती है और इससे संबंधित होती है, मैंने कहा भाई मैं बिल्कुल प्राइवी नहीं हूँ। जो लोग प्राइवी हैं और जिन्हें हम चैनलों पे अपने साथ बैठ के अनंत विजय वगैरह को समझते हैं कि वो बीजेपी को ढंग से जानते हैं, ज्यादा जानते हैं, आपको भी समझते हैं, जब आपसे हमें कोई सूचना नहीं मिलती तो हमारी क्या औकात है कि हम जाने कि वो सरकार गिर रही है कि जा रही, झूठी बातें करते रहे। और एप्स्टीन फाइल तो हम कहाँ से जान सकते हैं? हम एक रिपोर्टर रख नहीं सकते, एक स्पेशल रिपोर्ट के लिए पैसा खर्च नहीं कर सकते, कोई हमारा आदमी वहां है नहीं। हम कैसे जान गए कि भाई ये चीजें जो CNN में, BBC में, राइटर में, शिम्बून में या लमौद में कहीं आया नहीं, भारत के एक छोटे से चैनल में
जो यूट्यूब का चल रहा है, जो चंदे पे जिंदा है किसी तरह से, उसमें हम गिरा दे रहे हैं सरकार। ये सब मजाक है थोड़ा सा, ये हमारे आपके पेशे में इधर बहुत हो रहा है और शर्मिंदा करने वाला है। चलिए, तो क्या कोई सिल्वर लाइनिंग देख रहे हैं आप 2026 की, या सुबह सुबह निराश कर देंगे सबको हम? अब पता नहीं क्या, मेरे साथ ये दुर्भाग्य है कि मैं ऐसा ही बोलता हूँ। अब वो बुढ़ापे में बदल भी नहीं सकता। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि सब लोगों के लिए नया साल शुभ हो, मंगलमय हो, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और शीतल जी की तरह दमदार तरीके से साफ बोलते रहिए। ठीक है। और आशुतोष कहते हैं, तो मैं उसको जोड़ देता हूँ, आज आशुतोष नहीं, वो कहते हैं विजय त्रिवेदी से त्रस्त रहिए। थैंक यू सर, थैंक